महाभारत कालीन तीर्थ नगरी में भारतीय किसान संघ के तत्वावधान में चल रहे गो आधारित जैविक कृषि खेती कार्यक्रम का रविवार को विधिवत रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने समापन किया, जहां उन्होंने हजारों किसानों को संबोधित किया, साथ ही गो आधारित कृषि को करने की प्रेरणा दी। विपिन वर्मा, कैमरामैन विजय राजा के साथ। हम यहाँ पर सब कृषि करने वाले, किसानी खेती करने वाले और किसानी के लिए काम करने वाले, किसानों के लिए काम करने वाले, कृषि विषय में अपनी रुचि रखने वाले, ऐसे सब प्रकार के कृषि से संबंधित लोग हैं। वैसे ही हम सब लोग भड़कने वाली और सब प्रकार के अन्य आपत्तियां लाने वाली व्यवस्था छोड़ के हम जो है उसमें काम चलाती है, फल उतना ही देती है, फल देने वालों को भी सुपोषित करती है और प्रकृति के चक्र को नहीं बिगाड़ती, ऐसी ये अपनी व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता है। अपना किसान परेशानी में है, उसकी बहुत सी मांगे हैं जो पूरी नहीं होती और सब लोग पूरा भी नहीं कर सकते। एक ही उपाय है, खेती करके उसको फायदे में रहना है तो खेती की लागत कम करनी होगी और खर्चीले उपायों के बिना वो खेती पर आने वाले बीमारी का प्रतिकार कर सके, ऐसा उसको प्रबुद्ध बनाना पड़ेगा। ये संभव तभी है जब ये गौ आधारित कृषि, अनेक प्रकार की फसलें एक ही समय एक ही खेत में लेना हमारी पद्धति थी पुरानी, हमारी पद्धति थी। बथुआ का रायता पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। बथुआ कहाँ होता है? खेती आजकल होने लगी क्योंकि बेचना पड़ता है, लेकिन बथुआ तो हमारी खेत के मेड़ों पर मिलता है। छोटा सा फल है बेर, वो बड़ा बेर नहीं, छोटा गोल वाला जो शबरी ने, माँ शबरी ने खिलाया था प्रभु राम को, वो कितना पोषक है आजकल उस पर लेख आ रहा है। ये खेत तो हमारे खेतों के मेड़ों पर बदरी भी रहती थी, बेर भी रहते थे। कितनी हमारी बातें हम जंगलों से लाते थे, उसकी खेती नहीं करनी पड़ती थी, हमारे खेत के आसपास उगते थे। खरपतवार से बहुत सारी आते हैं। गणेश जी का जब उत्सव होता है तो 21 प्रकार की पत्री हम देते हैं उनको, वो सारी की सारी 21 पत्री दवाइयां हैं। आज जाता है विज्ञान दवाई का अनुभव जो हमारे विस्मृति में चला गया, वो हमारे अपने तंत्र का है। वो स्व का तंत्र, अपनी कृषि का तंत्र, गौ आधारित कृषि का तंत्र 10,000 साल हमारी सदी होती जा रही है, आज भी वो उपजाऊ है। अफ्रीका की कुमारी जमीन पाश्चात्य लोग आ गए, अपने तंत्र से खेती की, 400 साल के अंदर वो बंजर बन गई। ये अनुभव है। तो हमारे पास जो है पुराना है, लेकिन वो लाभ की बात है। उसमें जो ज्ञान है वो शाश्वत है, तब भी सत्य था, आज भी सत्य है। उस ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए आज के समय के अनुरूप तरीके हमको खोजने हैं, किसान संघ जैसे। लेकिन ऐसा करते हुए करने वाले हम लोग सामाजिक स्तर पर इकट्ठा होकर एक एक चीज करती चले। फसलों के भंडारण की आवश्यकता है तो भंडारण करने की व्यवस्था अगर एकाध खंड में 100-200 किसान एकत्रित आकर कर लेते अपने खंड की, तो कोई रोकने वाला नहीं है और वो होगा।
100 किसान इकट्ठा आते तो उनका बल कम नहीं होगा। ऐसा करना पड़ेगा, प्रसंस्करण की प्रक्रिया सीखनी पड़ेगी और अपने बल पर वहां छोटे प्रमाण में उपस्थित करनी पड़ेगी। छोटे प्रमाण में करेंगे तो उपकारक भी होगा, क्योंकि कारपोरेट हो जाता है तो फिर केंद्रित हो जाता है, फिर करने वाले स्वतंत्र नहीं रहते। विकेंद्रित उत्पादन होता है तो उत्पादन भी ठीक होता है, करने वाले की स्वतंत्रता पर भी कोई मार नहीं पड़ती। मास प्रोडक्शन के बजाय प्रोडक्शन बाय मासेस की रास्ते पर चलकर इन सारी बातों को हमने खड़ा किया, तो इसके उदाहरण लेकर सब लोग करने लगेंगे, सब लोग करने लगेंगे तो नीतियों को इसके पीछे गया तो मेंढक मार कर भेज जाए। तो विनोबा जी ने ऐसा कह दिया, किसानों को समझ में नहीं आ रहा, हम बता रहे हैं गेहूं पर कीड़ा पड़ा है और आप मेंढक की बात कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा क्योंकि खेती में थे तो निरीक्षक तो था ही, थोड़ा विचार करने के बाद उनके ध्यान में आया कि जो कीड़ा उस बीमारी को गेहूं पर लाता है उसको मेंढक खाता है। मेंढक ज्यादा हो गया तो उसको सांप खाता है, सांप ज्यादा हो गए तो उसको मोर खाता है। अपने खेती में ये तीनों रहते हैं, वो चौथा कीड़ा भी रहता है। अब ये जो चक्र है, हमारी अपनी खेती अपने तरीके से जब हम करते हैं तब इस चक्र को पहचान कर हम चलते हैं। और हम जानते हैं कि बीमारियों का भी एक स्थान रहता है जीवन में कंट्रोल के लिए। तो विशेषता देखिए, सारे रासायनिक पेस्टिसाइड्स वो मार देते हैं, समाप्त कर देते हैं, लेकिन समाप्त कर देने से सृष्टि के चक्र में एक गैप तैयार हो जाती है। वो कहाँ ले जाएगी हमको पता नहीं। वो जो है हमारे लिए संकट है, बीमारी है, लेकिन उसकी भी जीवन चक्र चलने में कुछ भूमिका है। तो हमारे जो देशी दवाइयाँ हैं, गौ आधारित पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है हमारे, वो पूरा मारते नहीं, उसका उपद्रव ना हो ऐसा उसको लिमिट कर देते हैं, भगा देते हैं या उसकी संख्या कम कर देते हैं। तो चक्र तो चलते रहता है, लेकिन उपद्रव सब। स्वतंत्रता में एक बहुत महत्वपूर्ण है स्व। अपने तंत्र के आधार पर अपना कारोबार चलाना, अपने स्वयं का जीवन चलाना, कारोबार चलाना, इसके लिए किसी की ओर हमको देखना न पड़े, किसी के पास सहायता के लिए जाना न पड़े, ऐसा बनना, ये एक बात है। और दूसरी बात है कि चीजों को करना, लेकिन अपने स्वयं के मन बुद्धि के अनुसार करना, स्वभाव के अनुसार करना। जैसे दुनिया भर के सब मनुष्य भोजन करते हैं, लेकिन हम देखेंगे पश्चिम के देश है या अन्य भारत के बाहर के बहुत सारे देश हैं। भारत की एक विशेषता है, सुजल सुफल बलय जो शीतल भूमि, ये अपनी मातृभूमि ऐसी है और आज उसकी खस्ता हालत में भी ऐसी ही है। हमको हमारा अधिकांश अन्न भूमि से मिलता है। भूमि में से जो वनस्पति आती है, भूमि में से जो औषधि यानी औषधीय गुण रखने वाली वनस्पति आती है, वो सब हमारे थाली में अधिकतर रहती है। मांसाहारी लोग हैं हमारे यहाँ, उनकी भी अच्छी खासी चाहिए, तो दूध देती है और दूध नहीं देती है तो मांस देती है, मांस खाना है, उनकी वृत्ति बनती है, उनके परिस्थिति में वो सोच रहे, ठीक है। लेकिन वही बात इधर भी ला दी उन्होंने। मैं जानवरों का डॉक्टर हूं, मैं पढ़ा हूं, तो हमको सिखाते समय और हमारे प्रोफेसर लोगों को ये कहना पड़ता था कि देखो भारत की गायें दूध वगैरह ज्यादा नहीं देती, उधर की गाय बहुत अच्छी है, वो क्रॉस
रिकॉर्डिंग करना है। लेकिन यहाँ पुराने लोग भी बैठे होंगे, वो याद करते होंगे 2 पीढ़ी पहले कई जगह दूध को बेचा नहीं जाता था, दूध को दिया जाता था। दूध बेचना पाप काम है। दूध और दूध के उत्पाद, दही, मट्ठा, ये मक्खन, ये सारी बातें, घी वगैरह वगैरह, ये दिया जाता था मांगने पर। क्योंकि हमारे यहाँ गाय दूध के लिए नहीं थी, हमारे यहाँ गाय खेती के लिए थी। वो हमारे प्रोफेसर साहब को सिखा देते हैं। सिखाने के बाद कहते थे कॉपी वगैरह बंद करो साहब, ये जो मैंने बताया परीक्षा में लिखो, लेकिन ध्यान रखना अपने यहाँ गाय दूध की नहीं है, गाय अपने यहाँ खेती के लिए है। गोबर गोमूत्र से बहुत लाभ होता है। उनको पता था, पुराने आदमी थे, अनुभव भी था, पुरानी स्मृति भी थी। हम भाग्यवान थे, हमको मिला, सबको नहीं मिला। और इसलिए वो जो नया तरीका खेती का आपने लिया, दिखने में तो बहुत अच्छा दिखता है। हल लेके अपना किसान भूमि में जोतेगा, कितना समय लगता है। वो एक मशीन लेके आते हैं, आधे दिन में पूरा जोत के चले जाते हैं। हम अपनी खेती में बीज बोते हैं, फसल आती है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मिलता है। उनके यहाँ कितना बड़ा बैंगन, कितना बड़ा लौकी, कितनी बड़ी मिर्ची, ये सारी बातें, क्योंकि वो रसायन डालते हैं। रसायन डालने से जैसे अन्नांश मिलता है, ऐसा दावा है वनस्पति को, वैसे रसायन पानी भी खींचता है। पानी खींचता है तो फल का आकार बढ़ता है, आकार तो बढ़ता है, उसकी टेस्ट वो पानीदार हो जाती है। उद्ध्वस्त किया कैसे? एक उदाहरण में बता, पत्थरों से हमारे यहाँ भवन बनते थे पहले। बहुत सारे पुराने मकान पत्थरों के बने हैं, और सभी सरकारी भवन यानी राजाओं के भवन, राजाओं के कामदारों के भवन, जहां जनता का कामकाज चलता था, उनके दरबार, उनकी कचहरियां, ये सब पत्थरों से बनती थी। महाराष्ट्र में ऐसे पत्थरों को गढ़कर भवन के लिए उसकी आपूर्ति करने का व्यवसाय करने वाली एक जाति थी। वो पत्थर तोड़ते थे, उनके पास वो कला थी, पत्थर ठीक कैसे तोड़ना, बिल्डिंग बनाने के काम में आए ऐसे कैसे करना, जिस आकार का चाहिए, ये सारा उनका तंत्र बड़े कुशल थे। अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया। कानून क्या बनाया? राज्य उनका था, तो भारतवर्ष में जो भी नया सरकारी भवन बनेगा उसके लिए इंग्लैंड में पोर्टलैंड नाम की जगह है, वहां पर जो सीमेंट बनता है उसी का उपयोग करना पड़ेगा। अब पत्थरों के भवन तो बड़े लोगों को ही बनते थे, सरकारी भवन ही ज्यादा बनते थे। सामान्य व्यक्ति तो मिट्टी के बने, घास फूस के बने, इस सब प्रकार के भवनों में रहता था, लेकिन पत्थरों का उपयोग कम होता था। ये कानून बना और एक रात में उस समय की जनसंख्या में महाराष्ट्र के 30,000 परिवार बेरोजगार हो गए, क्योंकि उनका व्यवसाय चला गया। उनके पत्थरों की अब जरूरत नहीं है, पोर्टलैंड सीमेंट आएगा। और उन्होंने थोड़ी सी आवाज उठाई तो उनको अपराधी जमात करार कर दिया। किसी के मन को दुख नहीं देना, आदि आदि कुछ बातों का ध्यान रखते तो हमेशा का पालन करते। उस अहिंसा के पालन में भी वो हमको मदद करे। हमारे जो अच्छा माना गया मनुष्य की अच्छाई, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन सारी बातों का पोषण करने वाला वो तंत्र है। हमें अपने स्वभाव को पक्का रखने वाला वो तंत्र है। और सारी दुनिया आज उस तंत्र को मान रही है, क्योंकि गलत तरीके से ये किया, सृष्टि माता से दोहन नहीं किया, शोषण किया, तो उसकी मार दुनिया पर पड़ रही है। अब सारी दुनिया में वो नजर घुमाते हुए उनको एक भारत दिखता है जिसके पास परंपरा से ये ज्ञान है।
तो वो भी कह रहे हैं कि इसको हमको सिखाओ, लेकिन ये सिखाना तब होता है जब दिखाना होता है। तो उस तरीके के आधार पर लाभकारी कृषि, केवल आर्थिक लाभ वाली नहीं, सारे दुनिया का लाभ हो, नुकसान न हो, ऐसी कृषि, सृष्टि का शोषण न हो, मनुष्यों का भी शोषण न हो, स्वतंत्र देश का वैभव भी बना रहे और प्रत्येक कृषि करने वाले की या प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता भी बनी रहे। ऐसा जीवन खड़ा करना है तो इन तरीकों को लेना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा, हमको उसका उपयोग करके दिखाना पड़ेगा दुनिया को। और इसलिए किसान संघ का ये उपक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। किसान संघ किसानों का संगठन है, किसानों के आंदोलन करता है, किसानों के लिए उनकी मांगों के लिए संघर्ष करता है, कभी जीतता है कभी नहीं जीतता है, संघर्ष जारी रखना पड़ता है, ये सब चलता है। लेकिन केवल इतना नहीं करता है। मेरी जो जानकारी है, यहाँ तो किसान संघ के पदाधिकारी बैठे हैं, उनके सामने मैं ज़्यादा ज्ञान अपना नहीं दिखाना चाहता, लेकिन जो जानकारी मुझे है कि भारतीय कृषि में, भारतीय किसान में स्व के आधार पर काल सुसंगत परिवर्तन लाकर सब प्रकार के जीवन को संपन्न करने, दुनिया में देखने की दृष्टि, ये सब कुछ हमको खेतों से और जंगलों से मिला है। इसके मूल में जाइए, हमारा सारा विचारधारा प्राचीन जो श्रमण धारा और ब्राह्मण धारा चलती थी, उसके आधार पर आगम निगम जैनागम वगैरह सब जो हुआ है, तथागत के काल तक का सब तत्व ज्ञान, ये सारा तत्व ज्ञान ऐसा क्यों बना, उसका कारण हमारे खेत और जंगल है। तथागत ने महल में बैठकर ये चिंतन नहीं किया, उन्होंने तपस्या की, बोधि प्राप्त हुई उनको वृक्ष के नीचे, सीमेंट के स्लैब के नीचे नहीं मिली। वहां हमने जीवन का अनुभव लिया, वहां हमने प्रकृति का निरीक्षण किया, वहां हमको साक्षात्कार हुआ कि दिखती अलग अलग है लेकिन हम और वो जुड़े हैं, एक ही तत्व के अलग आविष्कार है, हमको मिलकर ही चलना है क्योंकि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। और इसलिए भगवद गीता जैसे तत्वज्ञान के ग्रंथ में भी पर्जन्य का वर्णन है, सृष्टि चक्र का वर्णन है और कहा है कि इसको खंडित करने वाले महापाप के भागी है, कहा है, प्रत्यक्ष कहा है। हमारे जीवन में जो कुछ भद्र है और भारत की प्रतिष्ठा सारे दुनिया में जिन बातों के लिए है, वह सारी की सारी बातें हमारे उन तरीकों से और उस ज्ञान निधि से जो जंगल और खेतों से निकला हमारे पास आई है।